अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अरशद महमूद, सीनियर रजिस्ट्रार पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एट चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ की लॉन्ग केस के अंदर हिस्ट्री कैसे लेनी है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने टच ज़रूर करने हैं और जिनकी बेस के ऊपर हमने हिस्ट्री आगे लेके जाना है ताकि हमारा एक डायग्नोसिस कंफर्म हो और हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो, हम सारे पॉइंट्स को कंसाइजली देख सकें। अगर आप पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिक मेडिसिन में इंटरेस्टेड है, तो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद महमूद चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसको देखने के लिए आप इसको प्ले लिस्ट की फॉर्म में देखें और अपने इंटरेस्ट की प्ले लिस्ट को चूज करें। वो आपके शॉर्ट केसेस हो सकते हैं, आपके लॉन्ग केसेस हो सकते हैं, आपकी हिस्ट्रीज हो सकती हैं, आपके टॉक स्टेशन हो सकते हैं, आपकी रेडियोलॉजी हो सकती है, ईईजी ईसीजी की वीडियोस हो सकती हैं या स्पॉट डायग्नोसिस केस सीरीज हो सकती हैं। सो अपनी पसंद की प्लेलिस्ट को चूज करें और उसके मुताबिक अपनी वीडियोस देखेंगे तो आपको सर्च करना आपके लिए आसान होगा। दूसरों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आई होप कि ये चैनल आपकी एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल आपके जो पेशेंट के चेकअप और उनकी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल साबित होगा। देखें, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है जो डीबीडी का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पेरेंट्स की कंप्लेंट डिफरेंट टाइप की होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसकी डीबी किस टाइप की है। बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि बच्चों को दिमागी कमजोरी है, बच्चे ने चलना छोड़ दिया है, बातें करना छोड़ दी हैं, बैठना छोड़ दिया है, या फिर बच्चों को झटके लगना शुरू हो गए हैं, या फिर आपको कंप्लेंट ये होगी कि बच्चे के जिस्म के अंदर अकड़ाव खिंचाव है, उसके जिस्म के अंदर मोड़ तोड़ हो रही है, या फिर उसकी कंप्लेंट ये होगी कि बच्चों को चलने का मसला हो रहा है, बच्चा चलता है तो चलते चलते डगमगा जाता है और गिर जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं डीबीडी की, जिनके साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है और जिसके साथ पेशेंट एडवांस कर सकता है। इवेंचुअली किसी भी तरह की डीबीडी जब प्रोग्रेस करती है तो सारे सिम्टम्स कंबाइन हो जाते हैं आपके। जो मैंने सिम्टम्स बताए आपको कि अगर पेशेंट को ग्रे मैटर की डीबीडी होगी, ठीक है, तो पेशेंट की कॉग्निटिव डिक्लाइन आएगा, उसकी जो है वो बातें करना कम हो जाएगा, उसकी समझ बूझ कम हो जाएगी, वो चीज़ें भूलना शुरू कर देगा, इवेंचुअली आके उसको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और उसकी स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम आपको ग्रे मैटर के अंदर मिलेंगे। जहां तक व्हाइट मैटर की बात है तो उसके अंदर बच्चों को चलने का मसला होगा। वो दो तरह से हो सकता है, या तो उसको एटेक्सिया हो रहा है या न्यूरोपैथी होगी, क्योंकि दोनों एटेक्सिया और न्यूरोपैथी आपको व्हाइट मैटर के अंदर मिल सकते हैं। ऑप्टिक एट्रोफी होती है कि बच्चे के अंदर जो है वो आपको वो विजन लॉस के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, और इवेंचुअली बच्चे को जो है वो स्पासिटी भी हो सकती है। डिफरेंट डीबीडीज डिफरेंट होती हैं। लाइक अगर हम देखें मेटाक्रोमेटिक, तो उसके अंदर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथिक कंपोनेंट मिलता है, तो बच्चे का जिस्म ढीला पड़ सकता है। लेकिन जबकि आप बात करें बाकी व्हाइट मैटर डिजीज की, जिसमें लिकोडिस्ट्रॉफी, एड्रेनोलिकोडिस्ट्रॉफी है, या कोई हमारे दूसरे जो अर्ली डिस्ट्रॉफीज है लाइक कैरामैन वगैरह डिजीज वगैरह, तो उसमें बच्चे के अंदर स्पासिटी का एलिमेंट ज्यादा मिलता है। तो आपने देखना है कि आपकी डीबीडी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली देखना है। विजन लॉस होता है और इवेंचुअली ऐसे पेशेंट के अंदर इवेंचुअली फिर ग्रे मैटर के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। जो मैंने बताया था आपको कि कोई बच्चे आते हैं आपको सिर्फ अकड़ाव के साथ, अकड़ाव खिंचाव के साथ, तो वो बेसिकली ग्रे मैटर के सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे के अंदर अगर बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रे मैटर जो कि अगेन ग्रे मैटर का पार्ट है, बट स्पेसिफिकली अगर बेसल गैंग्लिया इन्वॉल्व होंगे तो आपके बच्चे के अंदर जो है वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स आएंगी, जो दैट कैन बी डिस्टोनिया। तो बच्चे के हाथ पांव अकड़ जाते हैं, सोता है तो ठीक हो जाते हैं, वो कोरिया हो सकता है और वो एथीरोसिस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम आपको बेसल गैंग्लिया की डीबीडीज के अंदर मिलते हैं। अगर हम बात करें सेरिबेलर डीबीडीज की, तो उसके अंदर टिपिकल सिम्टम जो है वो एटेक्सिया होता है कि बच्चा जब चलता है उसका जिस्म डोलता है, बच्चा इधर उधर गिर पड़ता है, तो वो एटेक्सिया डीबीडीज हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि एटेक्सिक टेलेंजियोप्लास्टिया, एफ्रेटेक्सिया और दूसरे एटेक्सियाज हैं जो आपको एटेक्सिक डीबीडी की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हमारी जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होगी, इसके साथ बच्चा हमारे पास आता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट कंपोनेंट या इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डीबीडी की टेकिंग का, वो ये है कि आपने देखना है, आपने एस्टेब्लिश करना है कि मेरे पेशेंट के अंदर डेवलपमेंटल रिग्रेशन हुई है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, होता क्या है कि एक पेशेंट है जिसने इनिशियली वॉकिंग अचीव की और अब उसने वॉकिंग लॉस किया है, तो दैट कैन बी डीबीडी। ठीक है, तो इस तरह आपने एक तो रिग्रेशन को एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे ने पहले उसकी टू वर्ड स्पीच थी, अब उसकी स्पीच लॉस हो गई है। पहले बच्चा जो है उसने कॉन्टिनेंस, यूरिनरी कॉन्टिनेंस अचीव कर ली थी, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस और बाउल इनकॉन्टिनेंस अचीव कर ली थी, अब वो पखाना पेशाब अंदर कर रहा है, तो दैट इज रिग्रेशन। तो आपने एस्टेब्लिश करना है कि मेरे बच्चे में रिग्रेशन क्या हुई है। रिग्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो मोटर डोमेन में हो सकती है, सोशल हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है। तो ये सारी चीजें रिग्रेशन को शो करती है। तो आपने एस्टेब्लिश करना है कि मेरे बच्चे में किस डोमेन में क्या रिग्रेशन आई है। ठीक है, और सूडो रिग्रेशन को आपने अवॉइड करना है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो सीपी है, शुरू में वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स का चल रहा था, वालिदैन ने उसकी फिजियोथेरेपी छोड़ दी, उसकी जो है वो एंटीस्पास्टिक ड्रग छोड़नी है, उसके पाँव के अंदर कंट्रक्चर आ गए और उसका जो चलना थोड़ा बहुत था वो छूट गया है। दिस इज नॉट रिग्रेशन, दिस इज सूडो रिग्रेशन। तो ये सीपी में आ सकती है। तो आपने एस्टेब्लिश करना है कि बच्चे में इधर रिग्रेशन है या नहीं,
और क्या वो रिग्रेशन एक्चुअली रिग्रेशन है या फिर सूडो रिग्रेशन है, और किस डोमेन में कितनी रिग्रेशन आई है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनिशियली जो है वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिलेड होते हैं। मिसाल के तौर पर वो 2 ईयर पे वॉक करना शुरू करते हैं और फिर रिग्रेस करते हैं, दैट इज अगेन रिग्रेशन, ये सीपी नहीं है। तो अगर आपके बच्चा सीपी जो है वो माइलस्टोन लेट अचीव करता है बट रिग्रेस नहीं करता, अनलेस सूडो रिग्रेशन जो कि कंट्रैक्चर फॉर्मेशन की फॉर्म में आ सकती है, बट यूजुअली रिग्रेशन सीपी बच्चे में नहीं आती, वो माइलस्टोन स्लो पेस पे अचीव करते रहते हैं। लेकिन जब अगर किसी बच्चे के अंदर इनिशियली डेवलपमेंट डिले भी है, उसके ऊपर भी रिग्रेशन आई है, सो अगेन ये ऐसे पार्ट ऑफ डीबीडी। तो मोस्टली हमारे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं उनको अंदर बेसलाइन डिले चल रहा होता है, और जब उनके अंदर कोई क्राइसिस का एलिमेंट आता है तो फिर वो रिग्रेस कर जाते हैं, बट दिस इज अगेन रिग्रेशन, ये नॉर्मल चीज नहीं है। जब भी कोई पेशेंट आपके पास, जिसको आप सस्पेक्ट करते हैं कि मेरे पेशेंट के अंदर डीबीडी है, तो आपने उसको एस्टेब्लिश करना है, उसके अंदर साइंस पूछने हैं, आपने उसके अंदर ग्रे मैटर के साइन पूछने हैं, आपने उसके अंदर बेजल गैंग्लिया के साइन पूछने हैं, आपने उसके अंदर सेरिबेलम के साइन पूछने हैं, आपने उसके अंदर व्हाइट मैटर के साइन पूछने हैं। सो ये टिपिकल एरियाज हैं जिनको आपने टच करना है। ग्रे मैटर के साइन मैंने जैसे पहले बताया था कि कॉग्निशन लॉस होगी, आपको सीजर्स आएंगे, विजन लॉस होगी, हेयरिंग लॉस होगी, स्पीच डिफिकल्टीज आएंगी, तो ये सारी चीजें आपके ग्रे मैटर में चले जाएंगी। व्हाइट मैटर की बात करें तो टिपिकली जो हमारा निमोनिक है, सोप, दैट कैन बी स्पासिटी, दैट कैन बी एटेक्सिया, दैट कैन बी ऑप्टिक एट्रोफी एंड दैट कैन बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये सिम्टम आपके आ जाएंगे इसके अंदर जो है व्हाइट मैटर के अंदर। अगर हम बेसल गैंग्लिया की बात करें तो डेफिनेटली वहां पे एब्नॉर्मल मूवमेंट्स आते हैं, इसके अंदर टिपिकल जो है वो डिस्टोनिया है, अदर लाइक कोरिया, एसिटोसिस, ट्रेमर्स, ये भी आ सकते हैं। सेरिबेलम की बात करें तो डेफिनेटली आपको एटेक्सिया मिलेगा। अगर हम इन सब की डीबीडीज की बात करें, इन एरियाज की डीबीडीज की बात करें, तो उसके अंदर देखें, अगर हम ग्रे मैटर की डीबीडीज की बात करें तो टिपिकली जो ग्रे मैटर की डीबीडीज है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोरेज डिसऑर्डर की फॉर्म में आती हैं। तो कौन सी स्टोरेज, और ये जल्दी आती हैं ग्रे मैटर की डीबीडीज। लाइक अगर आप देखें हम GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस, ठीक है, तो उसके अंदर लिवर स्पेन होता है आपका और कोर स्पेशल फीचर्स होते हैं, जल्दी आएगी। GM2 जिसके अंदर TSH और सैंड ऑफ डिजीज है, तो वो भी आपकी जल्दी आएगी, यानी कि विद इन 2 ईयर्स ये आ जाती हैं। इनके अंदर आपका हेड साइज बड़ा होता है, और अगर सैंड ऑफ की बात करें तो उसके अंदर स्प्लीनोमेगली भी मिलती है। दोनों के अंदर हेड साइज बड़ा होता है और आपको एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स मिलता है, कि थोड़ी सी नॉइज होती है तो ये चौंक जाते हैं, बहुत एक्सेसिव स्टार्टर रिस्पॉन्स होता है। इस तरह अगर हम बात करें MPS की, तो वो भी आपकी अर्ली एज के अंदर आने वाली ग्रे मैटर की डीबीडीज है, जिसके अंदर आपको लिवर स्प्लीन मिलता है, आपको डिसोस्टोटस मल्टीप्लेक्स यानी कि एब्नॉर्मल बोनी एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं, और आपको कोर्स फेशियल फीचर्स मिलते हैं। इसके अंदर उनके थिक लिप्स होते हैं, इसके बाद नोज ब्रॉड होती है, और उनके जो है ना आईब्रोज जो है वो प्रोमिनेंट होते हैं, फ्रंटल बोसिंग हो सकती है, और हेड साइज भी लार्ज हो सकता है। तो ये सारे फीचर्स आपके ग्रे मैटर की डीबीडीज है। इस तरह ग्रे मैटर की डीबीडीज के अंदर आपका टिपिकल जो शुरू के अंदर आती है, उसके अंदर रेड सिंड्रोम है, जिसके अंदर बच्चियां होती हैं, उसके अंदर रिग्रेशन होती है, और उसके अंदर टिपिकली हैंड की रिंगिंग मूवमेंट आपको मिलती है। इस तरह जो दूसरी हमारी ग्रे मैटर की डीबीडीज हैं, जिसके अंदर हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो टिपिकली जल्दी आते हैं। इसके अंदर हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया है, ऑर्गेनिक एसिडीमियाज है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है, बायोटिनाइडेज डेफिशिएंसी है। तो ये सारे भी डीबीडीज के अंदर आती हैं और ग्रे मैटर डीबीडीज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो दूसरी ग्रे मैटर की डीबीडीज जो स्टोरेज के अंदर आती है, उसके अंदर हमारी टिपिकल 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसके अंदर गॉशर डिजीज है और नीमन-पिक डिजीज है। ग्रे मैटर डिजीज के अंदर हमारी जो PME है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव मायोक्रोनिक एपिलेप्सीज, तो वो अगेन आपकी ग्रे मैटर डीबीडीज में आती है। तो ग्रे मैटर डीबीडीज के अंदर जब PMEs आएंगी तो पेशेंट को मायोक्रोनिक सीजर्स होंगे, और बहुत सीवियर मायोक्रोनिक सीजर्स होते हैं, जो कि इवेंचुअली पेशेंट को जो है वो रिग्रेस भी कराते हैं। सो ये सारे इंपॉर्टेंट ग्रे मैटर डीबीडीज हैं। तो आप हिस्ट्री में क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आप हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चे के चेहरे के खदोखाल आम बच्चों से डिफरेंट तो नहीं है। तो इसके अंदर आपका जो MPS है, GM1 है आपका, और आपके जो है इसके अंदर, और सियालोडोसिस है, फिकोसाइडोसिस है, फेकोसाइडोसिस है, तो इन सब के अंदर आपके कोर्स फेशियल फीचर्स होते हैं, तो इसके अंदर आ जाते हैं। आपने पूछना है बच्चे के जिगर तली बड़े तो नहीं है, तो गॉशर, नीमन-पिक, अगेन GM1, GM2 के अंदर सैंड हॉफ है, और आपका MPS इसके अंदर कवर हो जाता है। आपने पूछना है बच्चे का सर का साइज बड़ा तो नहीं है, तो अगेन TSH और सैंड हॉफ और MPS के अंदर आपके बच्चों के सर के साइज बड़े होते हैं। आपने पूछना है बच्चे के अंदर कोई मायोक्रोनिक सीजर तो नहीं हो रहे, तो मायोक्रोनिक सीजर जब भी हो तो आपका PME डिफरेंशियल में आ जाता है। आपने पूछना है बच्चे से कि उसकी हैंड की एब्नॉर्मल मूवमेंट तो नहीं है, तो छोटी बच्ची इसकी हैंड की एब्नॉर्मल मूवमेंट है और एज 2 to 3 ईयर के राउंड अबाउट है, तो वो रेड सिंड्रोम हो सकता है। अपने बच्चे से पूछना है कि उसके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स तो नहीं है, उसके अंदर एपिसोडिक वॉमिटिंग तो नहीं आती, उसके स्किन के ऊपर कोई रैश तो नहीं है, उसके बॉडी से कोई एब्नॉर्मल स्पेल तो नहीं आती, बच्चे को बार बार डिहाइड्रेशन तो नहीं होती, हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं होता, बच्चे के अंदर बगैर चेस्ट इन्फेक्शन के टिकेपनिया तो नहीं जाता, इसको हम एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, और बच्चे को बार बार क्राइसिस में तो नहीं जाता। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपके जाते हैं टुवर्ड्स द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के। तो आपने इन चीजों का पूछ लेना है। तो इस तरह आपका क्लू मिलता है कि ग्रे मैटर की डीबीडी में कौन सी डीबीडी आपके बच्चे के अंदर हो सकती है। अगर हम व्हाइट मैटर की डीबीडीज की बात करें तो डेफिनेटली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड
जो टिपिकल वाइट मैटर की डीबीटीज जो अर्ली ऑनसेट होती हैं, विद इन फर्स्ट 2 ईयर आ जाती हैं, उसके अंदर मेटाक्रोमेटिक लिक्विड डिस्ट्रॉफी है, क्रेबिस डिजीज है, प्लीजियस मिर्सबेकर डिजीज है और वैनिशिंग व्हाइट मैटर डिजीज है। तो मेटाक्रोमेटिक लिक्विड डिस्ट्रॉफी यूजुअली फर्स्ट 2 ईयर में आ जाएगी आपकी, और इसके अंदर आपको इनिशियली जो है वो हाइपोटोनिया होता है, हाइपोरिफ्लेक्सिया होता है, आपको इम्प्लांटर्स होते हैं, और फिर रिग्रेशन, आपकी कोग्निटिव रिग्रेशन भी स्टार्ट हो जाती है। जहां तक हम बात करें क्रेबिस डिजीज की, तो क्रेबिस डिजीज के अंदर बच्चा फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में आएगा, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ फर्स्ट ईयर एक्सेसिव ट्राई होगी, इरिटेबिलिटी होगी, स्टीराइल पायरेक्सिया होता है, बच्चों को इन्फेक्शन नहीं, फिर भी बच्चों को फीवर हो रहा होता है, और फिर ये बच्चे जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। इस तरह प्लेजियस मर्सबेकर डिजीज है, इसके अंदर बच्चे के अंदर जो है वो हेड की टिब्यूटेशन होगी, हेड की एब्नॉर्मल मूवमेंट होती है, आई की एब्नॉर्मल मूवमेंट होती है, और बच्चे के अंदर रिग्रेशन मिलती है। इस तरह अगर हम बात करें वैनिशिंग व्हाइट मैटर डिजीज की, तो बच्चे को हर फेब्राइल इन्फेक्शन या हर इलनेस या हर ट्रॉमा या हर स्ट्रेस के बाद कुछ ना कुछ बच्चा रिग्रेस करता है और इवेंचुअली सारी चीजें अपनी लॉस कर देता है। जो इंपॉर्टेंट वाइट मैटर की डीबीटीज और है, उसके अंदर कैनामैन डिजीज है, अलेक्जेंडर डिजीज है, और मेटाक्रोमेटिक मेगालोसेफेलिक ल्यूकोएंसेफेलोपैथी विद सबकॉर्टिकल सिस्ट यानी एमएलसी है। ये तीनों जो डीबीटीज हैं ये लार्ज हेड के साथ आती हैं। तो इसके अंदर जो आपकी कैनामैन है और अलेक्जेंडर डिजीज है, ये तो जल्दी प्रेजेंट करती हैं और जल्दी रिग्रेस करते हैं, जबकि जो हमारे मेटाक्रोमेटिक मेगालोसेफेलिक ल्यूकोएंसेफेलोपैथी विद सबकॉर्टिकल सिस्ट यानी एमएलसी, जिसको हम वेंडर नेप डिजीज भी कहते हैं, वो यूजुअली स्लोली प्रेजेंट करती है और स्लोली प्रोग्रेस करती है, और ये बच्चे जो है वो चाइल्डहुड एज तक भी चले जा सकते हैं। अगर हम बेसल गैंग्लिया डिजीज की बात करें, तो बेसल गैंग्लिया के अंदर डिफरेंट डिजीज हैं जो बच्चे के अंदर प्रेजेंट करती हैं। बहुत शुरू के अंदर आप बात करें, जो स्टार्ट में आती हैं लेस देन 5 ईयर्स के अंदर, तो उसके अंदर टिपिकली जो आपकी हमारी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो प्रेजेंट करते हैं, लाइक ग्लूटारिक एसिडीमिया, लाइक बैटमैटिस डेफिशिएंसी, लाइक ऑर्गेनिक एसिडीमिया। तो ये सारे जो चीजें हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपके बेसल गैंग्लिया को इफेक्ट करते हैं, तो बच्चे के अंदर अबनॉर्मल मूड्स आती हैं। अगर बैटमैटिस की बात करें, तो उसके अंदर डेफिनेटली आपके बच्चे के ऊपर आपको रैश मिलेगा। अगर हम बात करें ग्लूटारिक एसिडीमिया की, तो उसके बच्चे का सर का साइज बड़ा होगा। और ऑर्गेनिक एसिडीमिया की हम बात करें, तो डेफिनेटली उसके अंदर बच्चे को एपिसोडिक सिम्टम आते हैं, और उनके अंदर जो है एपिसोडिक टिक्केपनिया आता है जो सिरोसिस को शो करता है, उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और बच्चे जब भी कोई क्राइसिस में जाते हैं तो एकदम वर्स करते हैं। तो ये सारी कंडीशन भी स्टार्ट के अंदर विद इन 2 ईयर्स आपको बेसल गैंग्लिया डीबीटी के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लेटर हम कुछ बात करें 2 to 5 ईयर्स की, तो उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस है, लाइक आपका जो है पीक है, दैट इज पैंथोटिनेट काइनेज एसोसिएटेड न्यूरोडेजेनरेशन, तो वो भी आपको बेसल गैंग्लिया के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। इसके अंदर एक्सेसिव आयरन एक्युमुलेशन होती है हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर। इसी तरह सूडो हाइपरथायराइडिज्म अगेन बेसल गैंग्लिया के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। इसी तरह फाहर डिजीज बेसल गैंग्लिया सिम्टम के साथ प्रेजेंट करती है। इसी तरह प्राइमरी हाइपरमैग्नेसीमिया जो है वो भी अगेन आपका जो है बेसल गैंग्लिया के सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। इसी तरह प्राइमरी हाइपरमैग्नेसीमिया जो है वो भी आपका बेसल गैंग्लिया सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। उसके अंदर पेशेंट को जो है बेसल गैंग्लिया सिम्टम के अलावा पेशेंट को जो है वो लिवर का डिसऑर्डर होते हैं, इसके अंदर उसको सिरोसिस हो जाती है और लिवर फेलियर का एलिमेंट आता है। इसी तरह पेशेंट के अंदर पोलोसैथीमिया मिलता है आपका। तो ये सारे बेसल गैंग्लिया सिम्टम के साथ प्रेजेंट करते हैं। जो बेसल गैंग्लिया की सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है दैट इज विल्सन डिजीज, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द कॉपर। तो उसको जरूर आपने पूछना है। तो उसके अंदर टिपिकली आपके 5 ईयर के बाद सिम्टम आते हैं और टिपिकली आपको 10 ईयर के अराउंड सिम्टम आते हैं। कंसेंगुइनस मैरिज होती है क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। लिवर के सिम्टम आ सकते हैं लाइक हेपेटिक फेलियर, जॉन्डिस। इस तरह सीनस के सिम्टम आ सकते हैं लाइक पेशेंट के अंदर जो है इमोशनल लायबिलिटी होती है, ड्रूलिंग होती है, डिस्फेजिया होता है, टेक्सिया, ट्रेमर और डिस्टोनिया। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे तो आप डेफिनेटली आपने विल्सन का भी जरूर सोचना है। अदर देन दैट माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो है वो आपकी हर तरह की डीबीटी के अंदर फिट हो जाता है, तो उसके बारे में आपने जरूर देखना है। माइटोकॉन्ड्रियल डिफरेंट डिसऑर्डर है लाइक ली डिजीज है, मिलास है, मर्फ है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रियल डीबीटीज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डीबीटी आपकी जरूर जो अपने इसको आपने जरूर टच करना है और हर केस में देखना है, वो आपकी है एसएसपी। तो आपने हर पेशेंट से मीजल केस जरूर पूछनी है, माइक्रोनिक जर्क केस जरूर पूछनी है। सो अगर एक पेशेंट को मीजल्स हुआ था और अब उसको जो डीबीटी स्टार्ट हुई है तो उसको एक्सेसिव माइक्रोनिक जर्क्स होते हैं, बच्चा चलते हुए गिर जाता है और बार बार गिर रहा है इस तरह का, तो आपने उसमें एसएसपी को जरूर रखना है। एड्रेनोलिकुलर डिस्ट्रॉफी को जरूर कहीं भी नहीं भूलना। उसमें डेफिनेटली ये मेल के अंदर होती है, 5 ईयर के राउंड अबाउट स्टार्ट होती है। पेशेंट के अंदर जो है वो स्पास्टी, टेक्सिया, ऑप्टिक और पेरिफेरल के साइंस आते हैं। इसके अलावा पेशेंट के अंदर जो है एडिसन के सिम्टम्स आ सकते हैं, लाइक पेशेंट के अंदर जो है वो उसके हाइपर पिगमेंटेशन, बक्कल मिकोजा की हाइपर पिगमेंटेशन है, पाम क्रीजेस की हाइपर पिगमेंटेशन है, हाइपोग्लाइसीमिया है, लिथार्जी है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है। तो बिसाइड डीबीटी ये सिम्टम आपको एडिसन के उसको साथ में मिल सकते हैं। सो जब भी आप डीबीटी को अप्रोच करें, आपने एडिसन, आपने एड्रेनोलिकुलर डिस्ट्रॉफी, आपने एसएसपी, आपने विल्सन डिजीज, इनको कभी नहीं भूलना। इस तरह जो बड़े बच्चे होते हैं 5 साल से ऊपर, उनके अंदर
पीएमईज भी डीबीडी से आ सकती हैं। इसके अंदर टिपिकली क्या होगा कि पेशेंट पहले सीजर्स होंगे, सीजर के अंदर क्या है माइक्रोनिक सीजर्स होते हैं, फिर और सिम्टम आ सकते हैं जिसके अंदर हमारी टिपिकल पीएमईज के अंदर हमारी एनसीएल है, दैट इज न्यूरोनस सीराइड लाइपोफिसिनोसिस। एनसीएल का एक इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि उसके अंदर विजन लॉस होती है, तो इसको आपने जरूर सोचना है। अगर पेशेंट को माइक्रोनिक सीजर्स हो रहे हैं और विजन लॉस हो रही है तो एनसीएल, माइक्रोनिक सीजर हो रहे हैं और उसके पेशेंट की मीजल की हिस्ट्री है तो एसएसपी। अच्छा, पीएमईज के अंदर एक तो हमारी एनसीएल है, इस तरह अनोवरिक लंडबर्ग डिजीज है, लिफोरा बार्डी डिजीज है, मर्फ है दैट इज माइक्रोनिक एपिलेप्सी विद रेड ड्रैग फाइबर, और सियालिडोसिस है। सियालिडोसिस के अंदर आपको चेरी रेड स्पॉट मिलता है। तो ये आपने याद कर लेना कि अगर आपके पीएमई यानी मुसलसल उसको माइक्रोनिक जर्क्स हो रहे हैं और रिग्रेस कर रहा है और उसको उसके आई के अंदर आपको चेरी रेड स्पॉट मिला है तो दैट इज सियालिडोसिस। अगर आपको उसकी विजन लॉस मिल रही है तो दैट इज एनसीएल। अगर आपको उसके अंदर मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, लाइक उसके अंदर मायोपैथी भी आ रही है, तो दैट इज मर्फ। तो पीएमई भी आपकी इस कैटेगरी में आता है डीबीटीज के अंदर, जिसको आपने जरूर टच करना है, स्पेशली आपका बच्चा एपिलेप्सी या माइक्रोनिक सीजर के साथ आ रहा है तो आपने इसको जरूर टच करना है। अगर हम सेरिब्रल डीबीटीज की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर हमारी जो टिपिकल कंडीशन है उसके अंदर एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया है, फ्रेटेक एटेक्सिया है और स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया है। अगर हम बात करें एटेक्सिया टेलेंजिएक्टेसिया की तो इसका एटेक्सिया यूजुअली 5 ईयर से पहले स्टार्ट होता है। पेशेंट के आइज के अंदर टेलेंजिएक्टेसिया मिलते हैं। पेशेंट को रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है कि उसके कान बह रहे हैं, नाक बह रहा है, उसके जो है वो छाती खराब हो रही है बार बार, क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं तो उसके अंदर रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं और लेटर जाके ऐसे पेशेंट के अंदर मेलिग्नेंसी के चांसेस भी होते हैं। अगर हम फ्रेटेक एटेक्सिया की बात करें तो ये यूजुअली 5 to 10 ईयर के दरमियान स्टार्ट होता है। पेशेंट को एटेक्सिया होता है, एटेक्सिया के अलावा पेशेंट के अंदर जो है वो स्पाइन की एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं, आपको काफी स्कोलियोसिस होता है और कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज मिलती हैं, यानी कि पेशेंट के अंदर जो है वो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। स्पाइनोसेरेब्रल एटेक्सिया की अगेन बात हम करें तो उसके अंदर डेफिनेटली फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, एटेक्सिया होता है और प्रोग्रेसिव न्यूरो रिग्रेशन होती है। सो ये सारे एटेक्सियाज भी आपको डीबीटी की फॉर्म में मिल सकते हैं। सो वंस आपने ये सारी हिस्ट्री ले ली तो उसके अंदर कुछ हिस्ट्री कंपोनेंट है इसको आपने जरूर टच करना है। इसके अंदर मैंने बताया था कि फैमिली हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी सारी डीबीटीज जो है जेनेटिक होती हैं तो फैमिली हिस्ट्री जरूर पूछनी है आपने उससे। वैक्सीनेशन हिस्ट्री बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने मीजल की हिस्ट्री पूछनी है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बच्चे जो है वो बेड बाउंड होते हैं तो आपने उनसे पूछना है कि वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं, एनजी से ले रहे हैं, ओरल ले रहे हैं और उनकी कैलोरीज कैसी हैं। आपने उनकी ग्रोथ और वेट का जरूर पूछना है क्योंकि वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो आपने इसके बाद आपने उसकी डिजीज की कॉम्प्लिकेशन जरूर पूछनी है। सो डीबीटी के बच्चे के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं उसकी आपने हेड टू टो सारी चीजें पूछनी है। कॉग्निटिव डिक्लाइन, मोटर डिक्लाइन, हेयरिंग, विजन, स्पीच, फीडिंग, उसके बाद आपने चेस्ट इन्फेक्शन बार बार, कंट्रेक्चर फॉर्मेशन, बेड बाउंड, ब्लैडर बाउल कैसे हो रहा है उसका, क्या पेम्पर लगा रहे हैं, बेड सोर्स, यूटीआई, डीवीटी और उसके उसके सारी डिपेंडेंसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पूछनी है, ये सारी चीजें डीबीटी का पार्ट है। सीजर्स, इरिटेबिलिटी, स्लीप इश्यूज, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो डीबीटी के पेशेंट के अंदर आपको मिल सकती हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर टिपिकली जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो हर पेशेंट डीबीटी के अंदर होंगी उसके अंदर उसकी ब्रेन इमेजिंग है, दैट इज एमआरआई, उसकी ईजी हो सकती है, फंडोस्कोपी हो सकती है और जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एज पर काज होती है, लाइक विल्सन की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, एडिसन डिजीज जो है आपकी ल्यूकोडिस्ट्रॉफी मिलती है उसकी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, तो वो अकॉर्डिंग टू अपनी काज होती है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो आपकी मैनेजमेंट स्पेसिफिक भी और स्पोर्टिव भी है और एज पर आपकी एटोलॉजी होगी। स्पेसिफिक मैनेजमेंट कुछ कंडीशन के अंदर अवेलेबल है, जैसे कि अगर हम विल्सन डिजीज की बात करें उसके अंदर आपके पास कॉपर की चिलेशन ड्रग्स हैं तो आपने वो उसका पूछना है। जो स्पोर्टिव मैनेजमेंट है वो सबके लिए है, लाइक आपने अगर पेशेंट के अंदर कोई सीजर है तो उसकी मेडिकेशन होगी, फिजियोथेरेपी होगी, ब्लैडर बाउल केयर होगी, केयर ऑफ कॉमाटोज पेशेंट है तो उसकी केयर होगी, फिजियोथेरेपी होगी, कंट्रेक्शन है तो उसकी केयर होगी, सर्जरी भी हो सकती है। इस तरह अगर पेशेंट की बात करें तो उसकी फीडिंग की है, फीडिंग इशूज को कैसे मैनेज किया जा रहा है, एनजी तो नहीं पास, चेस्ट की फिजियोथेरेपी हो रही है कि नहीं हो रही। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्योंकि ये सारे डिसऑर्डर जेनेटिक हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने पूछना है कि जेनेटिक काउंसलिंग इनकी हो रही है कि नहीं हो रही। जेनेटिक काउंसलिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंपोनेंट है जो आपने देखने हैं। उसके अंदर क्या कंपोनेंट है, उसके अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है कि पेशेंट की जेनेटिक टेस्टिंग हुई है कि नहीं हुई, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस पॉसिबल है कि नहीं। अगर सपोज एक कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है जिसके अंदर वालिदैन चाहते हैं कि भाई हम एक ऐसा बच्चा चाहते हैं जिसके अंदर जेनेटिक इशू ना हो, तो उसको दो तरीकों से आप कर सकते हैं। या तो है कि आप बच्चे के माँ और बाप के जो है वो एग और स्पर्म लें और उनको एक्स विवो यानी बॉडी के बाहर उनको मिलाएं उनको आपस में और एम्ब्रियो बनाएं और उस एम्ब्रियो को प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस करें कि इम्प्लांटेशन से पहले जो है वो उस एम्ब्रियो को आप उसको टेस्ट करें और उसके अंदर देखें कि वो जेनेटिक डिफेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसको आप माँ के अंदर इम्प्लांट करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। दूसरा ये है कि जब अगर माँ ने कंसीव कर लिया तो आप विद इन 12 वीक आप उसके अंदर या तो सीवीएस करें, दैट इज क्रोनिक विलेज सैंपलिंग, या फिर आप उसको एमनिसेंटेसिस करें और देखें कि बच्चे के अंदर वो डिजीज है या नहीं। अगर डिजीज है तो आप उसको अबॉर्ट कर दें। तो ये दो चीजों से आप जो है वो सिक बेबी
को लाने से प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस से आप जो है वो हेल्दी बेबी कंसीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग का जेनेटिक काउंसलिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आपने जब बच्चा पैदा हो गया है तो आपने जेनेटिक टेस्टिंग उसी करनी है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है कि आपने कैरियर टेस्टिंग करनी है कि सपोज एक फैमिली है जिसके अंदर एक बच्चा तो डायग्नोज हो गया विल्सन डिजीज का, तो आपने बाकी बच्चों की भी टेस्टिंग करनी है, और उसके जो बाकी क्लोज रिलेटिव्स हैं जिसके अंदर ये डिजीज हो सकती है तो उसकी भी आपने कैरियर टेस्टिंग करनी है। सो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, प्रीनेटल टेस्टिंग जिसके अंदर सीवीएस है और एम्नियोसेंटेसिस है, पोस्ट नेटल टेस्टिंग जिसके अंदर बच्चे के अंदर टेस्टिंग है, और कैरियर टेस्टिंग कि आपने बाकी कैरियर्स की टेस्टिंग करनी है। और डेफिनेटली जीन थेरेपी अगर उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल तो वो आप करें, और डेफिनेटली आपने अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है तो आपने कहना है कि मजीद बच्चे करने से आप अवॉइड करें अगर उनकी फैमिली कंप्लीट है डेफिनेटली। और ऐसी डिजीज जो कि लीथल है उसका ट्रीटमेंट नहीं है तो डेफिनेटली उस सूरत में आप उनको यही गाइड कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने डीबीडीज के इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंसेप्ट को कवर किया है। बाकी डिटेल में तो आप खुद को आपको पढ़ना होगा, बट दैट दिस वीडियो इज फूड फॉर थॉट वीडियो। तो इस वीडियो के मुताबिक आप डीबीडी को लेकर चलें, आप उसका एस्टेब्लिश करें कि बच्चे के अंदर रिग्रेशन है या डेवलपमेंट डिले के ऊपर रिग्रेशन है, सूडो रिग्रेशन नहीं है। आपने उसकी जो है वो बर्थ और डेवलपमेंट हिस्ट्री बहुत डिटेल में लेनी है ताकि आप एस्टेब्लिश कर सकें कि बच्चे के अंदर रिग्रेशन नहीं है। खासतौर पर जो डीबीडीज बहुत जल्दी स्टार्ट होती हैं लाइक क्रेबिस डिजीज या लाइक मेटाकोरोमेटिक डिस्ट्रॉफी, तो उस सूरत में आपने, और खासतौर पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो उस सूरत में आप बेशक आप उसके इनिशियल सिम्टम्स लेके आप बर्थ पे चले जाएं, आप देखेंगे एंटीनेटल नेटल और पोस्टनेटल हिस्ट्री में कोई ऐसा चीज तो नहीं है जो बच्चे को रिग्रेस करा रहा हो, तो उसमें आप शुरू करके फिर आप उसकी डिटेल हिस्ट्री ले सकते हैं। तो इस तरह भी आप उसको आ सकते हैं। और उसके बाद आपने देखना है कि आपके बच्चे के अंदर डीबीडी ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, सेरिब्रल है, या ब्रेन आपकी जो है वो बेसिक गैंग्लिया के लेवल पे है डीबीडी। उस डीबीडी की आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, एटियोलॉजीज की टेस्ट क्या हुए हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, उनका उनका नॉलेज क्या है डिजीज के बारे में, जेनेटिक काउंसलिंग की गई है नहीं की गई, ट्रीटमेंट क्या चल रही है, स्पॉटिव क्या है, स्पेसिफिक क्या है, और इम्पैक्ट ऑफ डिजीज क्या है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर जब आप चलेंगे और देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका केस कंप्लीट होगा और आप इस केस से इजीली निकल जाएंगे। थैंक यू।